हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फर्टिलाइजेशन, निषेचन एंड क्लीवेज, विदलन क्रिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन में मेनली सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, साइटोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस 4 टर्म मैंने आपको बताई थी। वो 4 टर्म मेन हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसके बाद विदलन क्रिया क्या होती है, क्लीवेज क्या होता है। तो निषेचन को ही अपन आगे बढ़ा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स हमने किए थे। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल, बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया, जब स्पर्म एंड ओवम बॉडी से बाहर फर्टिलाइज्ड होते हैं, तब तो उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। ऐसा होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जलीय जीवों में होता है। और आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जब शुक्राणु और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन मादा जनन नाल के किसी भाग में होता है, जैसे महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की आगे हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था उससे आगे हम बात करते हैं। तो मेन फर्टिलाइजेशन का एक लाइन में मीनिंग अपन बात करें तो एक लाइन मीनिंग क्या होगा कि स्पर्म और ओवम के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे अपन बात कर रहे हैं। तो स्पर्म एंड ओवम का संलयन क्या कहलाता है, बताओ, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्त्री तथा पुरुष संभोग क्रिया के दौरान स्त्री की योनि में शिश्न के द्वारा वीर्य को छोड़ा जाता है और मादा योनि के द्वारा वीर्य को प्राप्त किया जाता है, इसको कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन कहा जाता है, या इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। जब मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है तो उसको तो बोलते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन, और यदि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से मादा योनि में वीर्य को डाला जाता है तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, एआई टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो पुरुष साथी द्वारा मादा योनि में वीर्य का स्खलन, ejaculation of semen is called insemination। इसको कहते हैं वीर्य सेचन कहा जाता है, या इसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। कृत्रिम तरीके से मादा योनि में वीर्य को डालना, कृत्रिम तरीके से मादा योनि में वीर्य को पहुंचाना या वीर्य को डालना क्या कहलाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। जब एक बार संभोग क्रिया होती है तो एक स्खलन के दौरान लगभग कितने ml वीर्य का निष्कासन होता है, तो 3 से 5 ml वीर्य का निष्कासन होता है। लगभग 3 से 5 ml वीर्य का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो एक स्खलन के दौरान लगभग 3 से 5 ml वीर्य का निष्कासन होता है, और एक स्खलन में जितना वीर्य त्यागा जाता है, जितना वीर्य इजेकुलेट होता है, उसमें लगभग 200 से 300 मिलियंस स्पर्म पाए जाते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। मादा योनि जो होती है, फीमेल वेजाइना, उसका जो लेवल होता है, मीडियम होता है, वो एसिडिक होता है। उसकी पीएच होती है 3.5 टू 4.9, और इतनी पीएच पर क्या होता है कि मादा योनि के अंदर जो एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, उन एपिथेलियम सेल्स में पाई जाती हैं फैगोसाइटिक सेल्स,
जिनको भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, उन भक्षी कोशिकाओं के द्वारा मैक्सिमम स्पर्म को तो निगल लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार में यदि 300 मिलियन स्पर्म छोड़े हैं तो 300 मिलियन स्पर्म ओवम तक पहुंचते हैं, इतने नहीं पहुंचते हैं। 300 मिलियन में से मैक्सिमम को तो मादा योनि के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, निगल लिया जाता है भक्षी कोशिकाओं के द्वारा। लगभग 100 स्पर्म के आसपास ही ओवम तक पहुंचते हैं। बाकी मैक्सिमम स्पर्म तो मादा योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो एक बार वीर्य में, इसमें एक स्खलन के दौरान वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ स्पर्म्स, तो ये होती है लगभग 200 से 300 मिलियन। कितनी होती है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म त्यागे जाते हैं। मादा योनि वेजाइना की जो पीएच होती है वो लगभग होती है 3.5 टू 4.9। यानी इसका मीडियम जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। और इस मीडियम पर क्या होता है? एसिडिक मीडियम पर जो फीमेल वेजाइना है, उस वेजाइना के अंदर उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, या इनको कहा जाता है भक्षी कोशिकाएं। और ये जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं, ये अधिकांश शुक्राणुओं को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। अधिकांश स्पर्म्स को नष्ट कर देती हैं। अधिकांश शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। केवल 100 शुक्राणु के आसपास ही, केवल 100 स्पर्म ओवम तक पहुंच पाते हैं। 100 स्पर्म ही ओवम तक पहुंच पाते हैं। मादा योनि के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो ग्रीवा भाग से जाते हैं, याद रखना, सेरेविक्स भाग से होते हुए आगे बढ़ते हैं। मादा योनि में स्पर्म्स ग्रीवा, जिसको कहा जाता है सेरेविक्स भाग से आगे पहुंचते हैं। सेरेविक्स भाग से आगे पहुंचते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है, जिसको योग्यता अर्जन कहते हैं। योग्यता अर्जन का मतलब होता है स्पर्म के द्वारा फीमेल जेनेटर ट्रैक्ट में पहुंच करके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी गेन की जाती है, निषेचन की क्षमता को प्राप्त किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? योग्यता अर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग्यता अर्जन। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या हम ये कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी प्राप्त करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहते हैं। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहा जाता है। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहते हैं। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, इसको क्या कहा जाता है? शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहते हैं। जब योग्यता अर्जन हो जाता है, यानी निषेचन की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो लगभग 1.5 से 3 mm पर मिनट की दर से क्या करते हैं? गति करते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं ये लगभग कितने mm से गति करते हैं? तो 1.5 से लगभग 3 mm पर मिनट, 3 mm पर मिनट की दर से गति करते हैं।
की दर से क्या करते हैं, गति करते हैं। मासिक चक्र जब चलता है, महिलाओं में मासिक चक्र चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है, तो मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के मध्य, ये दोस्तों एक बुक्स का आंकड़ा है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 दिन, 10वें से 17वें दिन के मध्य ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, अंडवाहिनी में पहुंचता है। ओवम जो होता है वो कहां पर पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, या हम ये कह सकते हैं अंडवाहिनी में पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और इन दिनों के मध्य में यदि संभोग क्रिया होती है, स्पर्म मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन की मैक्सिमम संभावना बनती है, मैक्सिमम संभावना के साथ निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में भी किस पार्ट में होता है, तो एम्पुला, कौन सा भाग होता है, एम्पुला, या इसको कहा जाता है तुम्बिका। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हमने किए थे, एक तो किया था इन्फंडिबुलम, एक किया था एम्पुला और एक किया था स्थमस। तो एम्पुला भाग में ये पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवम एक ही समय पर एम्पुला भाग में पहुंचे। याद रखना ये कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे। यानी एक निश्चित टाइम पर स्पर्म का मिलना जरूरी है। मासिक चक्र प्रारंभ होने का यदि 20 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद निषेचन की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि 17वें दिन के बाद ओवम अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे खोने लग जाता है, धीरे धीरे उसका डिजनरेशन प्रारंभ हो जाता है। और 22वें दिन के बाद तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको ब्लीडिंग स्टेज कहते हैं, उसकी तैयारियां करने लग जाता है मादा का शरीर। इसका मतलब उसको फर्स्ट स्टेज आने वाली है 28 दिन के बाद। तो लास्ट के दिनों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। निषेचन 10वें से 17वें दिन के मध्य होता है, जिसको फर्टिलाइज पीरियड कहा जाता है, निषेच अवधि के नाम से जाना जाता है। इन दिनों के मध्य में निषेचन की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। निषेचन क्रिया कहां पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, और जो अंदर होती है तो इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। अंडाणु की सतह पर जो ओवम होता है, उस ओवम की सतह पर, ओवम की सरफेस पर एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ओवम की सतह पर एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, एक केमिकल सबस्टांस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजिन। क्या कहा जाता है इसको, फर्टिलाइजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फर्टिलाइजिन के नाम से जानते हैं। और स्पर्म की सतह पर भी पाया जाता है। स्पर्म की सरफेस पर जो केमिकल मैटर होता है, जो केमिकल सबस्टांसेस पाया जाता है, उसको कहते हैं बेटा एंटी फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, एंटी फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और एक होता है एंटी फर्टिलाइजेशन। तो शुक्राणु का योग्यतार्जन क्या होता है, अब क्या होगा, पहचान लिया, अब निषेचन चालू हो चुका है। अब सबसे पहले तो क्या होता है, शुक्राणु का योग्यतार्जन हो गया। योग्यतार्जन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो शुक्राणुओं का क्या हुआ, योग्यता अर्जन हो गया। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन होगी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म
एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इस क्रिया में क्या होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ सीक्रेशंस उत्पन्न होते हैं जो एक्रोसोम पर उपस्थित कोटिंग को हटा देते हैं। एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म के शीर्ष भाग पर टोपी नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम के ऊपर कोटिंग पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, उस कोटिंग को हटा देते हैं जिससे स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है और ये एग को भेज सकता है, एग को पेनिट्रेट करने में सहायक होता है। तो इस क्रिया में होता क्या है, आगे इस क्रिया में क्या होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कुछ सीक्रेशन निकलते हैं, पदार्थों का सीक्रेशन होता है। ये सीक्रेशंस क्या काम करते हैं, ये एक्टिवेशन करते हैं, एक्रोसोम पर स्थित कोटिंग को हटा देते हैं। ये एक्रोसोम पर उपस्थित कोटिंग को हटाने का काम कौन करता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से निकलने वाला सीक्रेशन करता है। जब ये कोटिंग हट जाती है, कोटिंग हट जाती है तो स्पर्म क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। स्पर्म क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा और स्पर्म जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, एग को भेज सकता है। ओवम पेनिट्रेट काम करता है, ओवम पेनिट्रेट कर देता है, ये ओवम को पेनिट्रेट या एग को भेद सकता है, ये अंडाणु को भेद सकता है, ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, शुक्राणु का युग्मता अर्जन होता है। अब कुछ फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होते हैं इसके अंदर, कुछ भौतिक एवं रासायनिक कुछ भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसके अंदर। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं या एक्रोसोमल अभिक्रिया कहा जाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा स्पर्म लाइसेंस रिलीज होता है। क्या होता है इसमें देखो, जो शुक्राणु स्पर्म जो होता है उस स्पर्म के शीर्ष पर जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसेंस रिलीज होता है। स्पर्म लाइसेंस रिलीज होता है। स्पर्म लाइसेंस पदार्थ का सीक्रेशन होता है जो कि क्या काम करता है, अंडाणु बनने से जस्ट पहले की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक कहते हैं। और द्वितीयक अंडक पर जो एग मेम्ब्रेन पाई जाती है उस एग मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करता है ये सेकेंडरी oocyte, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक अंडक। ये अंडाणु बनने से जस्ट पहले की स्ट्रक्चर होती है, याद रखना। सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक पर स्थित एग मेम्ब्रेन को तोड़ने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्पर्म लाइसेंस के द्वारा किया जाता है। यहां पर स्पर्म लाइसेंस जो होता है इससे क्या निकलता है, एक हाइलोरोनिडेज एंजाइम निकलता है। और हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या काम करता है, ओवम जो होता है
उस ओवम में एक हाइलुरोनिक एसिड की परत पाई जाती है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या काम करता है, जो फॉलिकल सेल्स होती हैं ओवम के अंदर, उन फॉलिकल सेल्स को आपस में चिपकाने का काम करता है। उस एसिड को गलाने का काम कौन करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम करेगा। कौन करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। जो स्पर्म लाइसेंस है, स्पर्म लाइसेंस के रूप में क्या पाया जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। और हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या काम करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है। हाइलुरोनिक जो एसिड पाया जाता है, ये जो ओवम होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर में एक पूरी परत पाई जाती है जो कि फॉलिकल सेल्स को चिपकाए रखती है, उनको बनाए रखती है। तो इस एसिड को डिसॉल्व करता है, क्योंकि वो तो चिपका के रख रहा है। तो इसको स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कब करेगा, जब ये एसिड की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या होगी, टूटेगी, ब्रेक होगी। तो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने का कार्य कौन करता है, हाइलुरोनिक एसिड करता है। अब अपन बात करें कि हाइलुरोनिक एसिड क्या काम करता है, तो इसका काम होता है अंडाणु की फॉलिकल सेल्स को आपस में चिपकाए रखना। फॉलिकल सेल्स को आपस में चिपकाए रखने का काम किसका होता है, बताओ, हाइलुरोनिक एसिड का होता है। अब क्या होगा, अंडाणु पर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती है कोरोना रेडिएटा, एक होती है जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम निकलता है यहां पर, जिसको होते हैं कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या कहते हैं इसको, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या काम करता है बेटा, तो ये कोरोना को डिसॉल्व करता है, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व करेगा, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। और एक एंजाइम होता है यहां पर एक्रोसिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक्रोसिन एंजाइम होता है। एक्रोसिन एंजाइम क्या काम करता है, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। ये क्या काम करेगा, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। ये जोना पेलुसिडा को भेदता है या उसको गलाने का काम करता है। एक्रोसोमल जब रिएक्शन हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे की आ जाती हैं, निकट आ जाती हैं। यानी एक्रोसोमल रिएक्शन जब होती है, जब एक्रोसोम अंडाणु की झिल्ली को भेद देता है इन एंजाइम की सहायता से, तो क्या होता है, एक तो सेकेंडरी oocyte होता है फीमेल की तरफ से, तो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte, तथा स्पर्म पुरुष की तरफ से होता है, स्पर्म मेल की तरफ से। और इन दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, वो एक दूसरे के निकट आ जाती है, एक दूसरे के निकट आ जाती है। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा रहता है प्लाज्मा द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जिनका संलयन कहलाता है प्लाज्मोगेमी। क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी। तो एक दूसरे के निकट आ जाती है, एक दूसरे की आ जाती है, निकट आ जाती है। फर्टिलाइजेशन के लिए याद रखना क्या क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन कब होगा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर कह सकते हैं, हाई नहीं कह सकते अपन, प्रॉपर टेम्परेचर कह सकते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ पीएच वगैरह भी होनी चाहिए, कुछ आयनों की आवश्यकता होती है, मेनली कैल्शियम आयन आवश्यक होते हैं, तो Mg++ आयन और कैल्शियम आयन भी आवश्यक होते हैं। बिना कैल्शियम आयनों की सहायता से निषेचन भी नहीं होता है। तो कैल्शियम प्लस आयन जो होते हैं ना, ये सभी फर्टिलाइजेशन के लिए मेन कंडीशंस होती हैं। सारी चीजें याद रखना फर्टिलाइजेशन में होना जरूरी है। कैल्शियम आयन जो होते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जो कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विदाउट कैल्शियम आयंस फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स,
विदाउट कैल्शियम आयन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विदाउट कैल्शियम आयंस फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte की लेयर्स जो होती है दोस्तों वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, विध्रुवीकरण हो जाता है। मेम्ब्रेन के सोडियम आयंस जो होते हैं वो चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, मादा के अंदर जो एग होता है ना उससे पहले की संरचना होती है सेकेंडरी oocyte जो निषेचन की योग्य होती है, इनकी लेयर्स एक दूसरे के संपर्क में आने पर, इनकी लेयर्स एक दूसरे के संपर्क में आने पर सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसमें विध्रुवीकरण हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइजेशन या विध्रुवीकरण हो जाता है, विध्रुवीकरण प्रारंभ हो जाता है या डीपोलराइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं सोडियम आयंस चैनल, वो सोडियम आयन चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं सोडियम आयंस चैनल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सोडियम आयन चैनल पाए जाते हैं। ये सोडियम आयन चैनल क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सेकेंडरी oocyte में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, सेकेंडरी oocyte में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ये डीपोलराइजेशन क्या काम आता है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन बनना जिससे एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं कर सके, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकता है। जो डीपोलराइजेशन होता है ना ये किसको रोकता है, याद रखना, डीपोलराइजेशन जो होता है, डीपोलराइजेशन जो होता है वो याद रखना ये बहुशुक्राणुकता को रोकता है, बहुशुक्राणुकता जिसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम कौन करता है, याद रखना, डीपोलराइजेशन क्रिया करती है। अर्थात अनेक स्पर्म सेकेंडरी oocyte से अटैच हो जाते हैं लेकिन एक ही स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है, अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रखना, कई सारे स्पर्म आते हैं, कई सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म एंटर करेगा उसके बाद अन्य स्पर्म एंटर इसमें नहीं कर पाते हैं। अर्थात अनेक स्पर्म सेकेंडरी oocyte से अटैच हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte से अटैच हो जाते हैं तथा केवल एक स्पर्म ही ओवम में प्रवेश करता है, केवल एक स्पर्म ही ओवम में प्रवेश करता है, बाकी शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं तथा अन्य स्पर्म्स ओवम में एंट्री नहीं कर पाते हैं, बाकी सारे स्पर्म वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो एक स्पर्मी एंटर करता है, इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी को रोकना, क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकना कहा जाता है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन हुई हमारी वो क्या हुई है, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है। कौन सी हुई है बताओ, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है सबसे पहली वाली। अगली जो हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स के अंदर दूसरा आता है कॉर्टिकल रिएक्शन, बल्कुटी अभिक्रिया। दूसरा स्टेप कौन सा आता है बेटा, बल्कुटी अभिक्रिया।
इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या है बलकुटी अभिक्रिया, क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन, क्या है? स्पर्म और सेकेंडरी oocyte की जब मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो सेकेंडरी oocyte में कॉर्टिकल रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। यानी सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। एक ऐसी झिल्ली बन जाती है जिसकी वजह से अन्य शुक्राणु उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं, अन्य शुक्राणु उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर? देखो, स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, जिसको द्वितीयक अंडक कहते हैं, इनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के संपर्क में आती है, इनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के संपर्क में आती है। सेकेंडरी oocyte में कॉर्टिकल रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। सेकेंडरी oocyte, इसको कहते हैं बेटा द्वितीयक अंडक। ये अंडाणु निर्माण से जस्ट पहले की अवस्था है। द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte, इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? इसमें प्रारंभ हो जाती है। सेकेंडरी oocyte में कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होगी? प्रारंभ होगी। जिसके कारण सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ छोटे छोटे कंडोमा संरचनाएं पाई जाती हैं, बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। के नीचे कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, याद रखना। और तब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कॉर्टिकल एंजाइम्स के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसुला के मध्य जो स्पेस होता है उसके अंदर ये आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है? पॉलीस्पर्मी रुक जाती है, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है, बहुशुक्राणुता को रोका जा सकता है, बहुशुक्राणुता को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो ये क्या हुआ है? कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया है। स्पर्म एंट्री में क्या होता है? स्पर्म एंट्री में सेकेंडरी oocyte में स्पर्म का प्रवेश जिस स्थान से होता है, याद रखना, वहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिव कोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसेप्टिव कोन कहा जाता है। तो आगे अपन बात करते हैं, बलकुटी अभिक्रिया हो गई एक। इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है स्पर्म एंट्री, शुक्राणु का प्रवेश। और शुक्राणु के प्रवेश की बात करें तो ये केवल इसमें ये याद रखना है आपको कि सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म प्रवेश कर जाता है तो क्या बन जाता है? निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण हो जाता है। निषेचन शंकु, फर्टिलाइजेशन कोन, या इसको कहते हैं रिसेप्टिव कोन। रिसेप्टिव कोन का क्या हो जाता है?
निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म एंट्री के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, अब होगा उभय मिश्रण, जिसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। उभय मिश्रण, हालांकि मैंने उभय मिश्रण की कुछ टर्म पहले बता दी थी आपको, फिर से देख लो। एम्फीमिक्सिस होगा, क्या होगा, एम्फीमिक्सिस होगा। क्या होता है एम्फीमिक्सिस में, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंट्री करता है तो सेकेंडरी oocyte में होगा मियोसिस सेकंड। ये दोस्तों गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं, युग्मक जनन की क्रिया में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो होता है समसूत्री विभाजन, उसके बाद होता है अर्धसूत्री विभाजन। जो परिपक्वन अवस्था होती है, मैचुरेशन फेज होती है, उसमें मियोसिस होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है महिलाओं में। जब फिर बाद में होगा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड हमेशा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो समसूत्री के समान होता है, और समसूत्री के समान होने के कारण ही उससे समान गुणसूत्रों वाली स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें एक तो बन जाता है अंडाणु जिसको ओवम कहते हैं, और एक सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण भी हो जाता है। एक महिला में 1 महीने में एक अंडाणु का निर्माण होता है, और ओवम और शुक्राणु के जो प्राक केंद्रक में अंदर जो उसका जो न्यूक्लियस है उसमें अंदर जो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम का संलयन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो उभय मिश्रण में क्या होगा कि स्पर्म सेकेंडरी oocyte में जब प्रवेश करता है, स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है तो मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड जो होता है वो हमेशा बेटा कौन से विभाजन के समान होता है, वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसको माइटोसिस कहते हैं। किसके समान होगा वो, माइटोसिस के समान होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक तो क्या बन जाता है, अंडाणु बन जाता है, एक तो ओवम का निर्माण होता है। मियोसिस फर्स्ट जब होता है तब तो बनता है सेकेंडरी oocyte, और मियोसिस सेकंड जब होगा तो एक ओवम बनेगा, साथ में दूसरी पोलर बॉडी बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है, या इसको द्वितीय ध्रुवकाय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अंडाणु है ये आगे जाकर ये परिपक्व है, इसको ऊटिड भी कहते हैं। फिर क्या होगा, फिर अंडाणु और शुक्राणु, ओवम एंड स्पर्म के जो प्राक केंद्रक हैं, जो इनके न्यूक्लियस हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उन क्रोमोसोम्स का जो संलयन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है उभय मिश्रण। क्या कहते हैं उसको, उभय मिश्रण कहते हैं, या इसको एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन में कुछ घटनाएं मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूं। साइनगेमी का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों का संलयन होना। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों के साइटोप्लाज्म का मिश्रित होना। कैरियोगेमी का मतलब होता है नर व एवं मादा के पूर्व केंद्रकों का संलयन होना। और लास्ट में आता है एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, नर और मादा के गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उभय मिश्रण कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और शिशु के लिंग का निर्धारण जो होता है वो केवल पुरुष पर ही डिपेंड करता है, केवल पुरुष के गुणसूत्र XY पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम्स का योगदान तो होता ही है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम्स का योगदान तो होता ही है। जिसे अपन बात करें कि नर मेल और मादा की बात करें फीमेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 44 प्लस XX, और नर में पाई जाती है बेटा 44 प्लस XY। ये दो युग्मविकल्पी में टूटता है 22 प्लस X, और एक बन जाता है 22 प्लस Y। दूसरा इसका बनता है, ये मेडल का एक दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम, उसके आधार पर बनते हैं ये 22 प्लस X इधर बनेगा और 22 प्लस X इधर बनेगा, यानी ये अलग अलग हो गए। इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। नर का 22 प्लस X जब मादा के 22 प्लस X से क्रॉस करेगा तो ये बनेगा बेटा 44 प्लस XX। इसका मतलब बताओ क्या हुई, लड़की हुई। जब नर का 22 प्लस X
मादा के 22 प्लस एक्स से दोबारा क्रॉस करेगा, फिर से 44 प्लस एक्स एक्स, यानी फिर से क्या हुई बेटा, लड़की हुई। फिर नर का 22 प्लस एक्स पुरुष के 22 प्लस एक्स से क्रॉस करेगा, तो यहां पर बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। इस बार क्या हुआ, इस बार तो बाबू हो गया, लड़का हो गया। और 22 प्लस वाई फिर से क्रॉस करेगा, तो ये बनेगा बेटा 44 प्लस एक्स वाई, फिर से क्या हो गया, लड़का हो गया। यानी निषेचन के बाद 50% लड़का होने का चांस रहता है और 50% लड़की होने का चांस रहता है। इसको कहा जाता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। और याद रखना, लिंग निर्धारण जो होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, ये किस पर निर्भर करता है, तो केवल पुरुष के लिंग निर्धारण, या हम ये कह सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, तो केवल और केवल पुरुष के क्रोमोसोम, पुरुष के क्रोमोसोम एक्स वाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पुरुष के क्रोमोसोम एक्स वाई पर निर्भर करता है। तो ये बात हुई है दोस्तों लिंग निर्धारण की। किसकी बात हुई है, ये लिंग निर्धारण की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण परिवर्धन जिसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन की हम बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों विदलन क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विदलन क्रिया के द्वारा होता है, जिसको अपन कहते हैं क्लीवेज मेथड। क्या कहते हैं बेटा, क्लीवेज मेथड के नाम से जानते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब है कि निषेचन हो गया, लेकिन निषेचन के बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होगा भ्रूण का, वो कहलाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और विदलन जो शब्द होता है, इसी के माध्यम से एक कोशिकीय जो जायगोट होता है, युग्मनज होता है, वो मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर चेंज होता है। तो एक जायगोट एक कोश की होता है, यूनिसेलुलर होता है, और वो मल्टी सेलुलर के अंदर जो चेंज होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो विदलन के द्वारा होता है, क्लीवेज मेथड के द्वारा होता है। इस विदलन शब्द के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है दोस्तों, विदलन शब्द के प्रतिपादक हैं वॉन वेयर। क्या नाम है, वॉन वेयर। विदलन शब्द के प्रतिपादक कौन है, याद रखना, वॉन वेयर हैं। विखंडन या इसको बंद समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विखंडन, विखंडन, सेगमेंटेशन, या इसको क्या कहा जाता है, बंद समसूत्री विभाजन कहते हैं इसको। बंद समसूत्री विभाजन कहा जाता है, इसको क्लोज्ड माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोज्ड माइटोसिस कहते हैं, बंद समसूत्री विभाजन कहते हैं। याद रखना, विदलन की शुरुआत कब होती है, तो विदलन की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज जायगोट फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट कहां जाएगा, अब आगे की ओर यूट्रस की ओर बढ़ेगा, तो उस समय विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो विदलन की प्रक्रिया, विदलन की शुरुआत कब होती है, जब युग्मनज यानी जायगोट अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी से, अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ, और संकीर्ण पथ का नाम है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन, संकीर्ण पथ एम्पुला इस्थमस जंक्शन से गर्भाशय यूट्रस की ओर बढ़ता है, गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तब किसकी शुरुआत हो जाती है, विदलन की शुरुआत हो जाती है। याद रखना,
क्या होता है इसमें विदलन की शुरुआत में? सबसे पहले तो ये पहले तो जायगोट बनता है, पहले तो जायगोट बना। जायगोट याद रखना कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। जायगोट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी जायगोट एक कोशिकीय होता है। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से, ये तो है स्पर्म और ये है ओवम, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जायगोट बना। जायगोट से फिर एक सेल से कितनी बनेंगी? 2 सेल्स। 2 सेल से कितनी बनेंगी? 4 सेल्स। 4 से कितनी बन जाएंगी बताओ? 8 बनेंगी। 8 से क्या बन जाती हैं? 16। लगभग 16 कोशिकाओं का जो समूह है, 16 सेल्स का जो ग्रुप है, 16 कोशिकाओं का जो समूह है, वो बन जाता है, वो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कोरक खंड, या इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इनको? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो सबसे पहले जायगोट बना, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से 2 कोशिकाओं का समूह बना, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। यानी सबसे पहले जायगोट बनता है निषेचन के बाद, फिर एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती हैं, और जब 16 डॉटर सेल्स का जब समूह बन जाता है तो उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, विदलन के द्वारा जो जायगोट बना है उसकी वृद्धि, आकार में वृद्धि नहीं होगी, केवल संख्या में वृद्धि होती है, जबकि आकार में वृद्धि नहीं होती है। आकार हमेशा कम होता है, आकार हमेशा क्या होगा? विदलन से कम होगा, ना कि उस आकार बढ़ता है। अपन कहते हैं बच्चे का आकार बढ़ रहा है, आकार विदलन में नहीं बढ़ता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? कम होता है, केवल संख्या बढ़ती है। और जो ये ग्रुप बनता है, इनको क्या कहते हैं? कोरक खंड कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। विदलन द्वारा जो युग्मनज होता है वो समुचित आकार में बिना किसी बदलाव के, आकार में बदलाव नहीं होता है, बिना किसी आकार बदलाव के बहुकोश के रूप धारण कर लेता है। यानी जो जायगोट होता है, जायगोट बिना आकार में, जायगोट बिना आकार में बदलाव किए हुए, बिना आकार में बदलाव किए हुए किस में चेंज हो जाता है? बहुकोशिकीय भ्रूण, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। बहुकोश के भ्रूण में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है। विदलन के दौरान जो नवनिर्मित कोशिकाएं होती हैं वो कोरक खंड कहलाती हैं। याद रखना, क्लीवेज मेथड के दौरान जो ये नवनिर्मित कोशिकाएं बनती हैं, क्लीवेज के दौरान जो नवनिर्मित सेल्स बनती हैं, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है कोरक खंड। क्या कहते हैं इनको? कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? ब्लास्टोमियर्स के नाम से जाना जाता है। जबकि माइटोसिस जो होता है ना, समसूत्री विभाजन, उसके द्वारा जो नवनिर्मित सेल्स होती हैं उनको पुत्री सेल्स कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है। क्लीवेज और माइटोसिस में अंतर क्या है? क्लीवेज है एक प्रकार का माइटोसिस है, लेकिन क्लीवेज में भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है, जबकि समसूत्री विभाजन में वृद्धि होती है। क्लीवेज के दौरान नवनिर्मित कोशिकाएं कोरक खंड कहलाती हैं, जबकि समसूत्री विभाजन के दौरान नवनिर्मित कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है क्लीवेज के दौरान। और यदि अपन बात करें कि माइटोसिस जब क्रिया होती है, तो माइटोसिस के दौरान जो नवनिर्मित सेल्स हैं, माइटोसिस के दौरान जो नवनिर्मित सेल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। ये मेन इसमें अंतर होता है। इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स के नाम से जाना जाता है, पुत्री कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज में एक अंतर और होता है क्लीवेज और माइटोसिस में। क्लीवेज के दौरान इंटरफेज जो अवस्था होती है ना, अंतरावस्था, वो छोटी होती है।
क्योंकि उसमें केवल एस फेज पाई जाती है, जबकि माइटोसिस में तो G1 फेज भी होती है, एस फेज भी होती है और G2 फेज भी पाई जाती है। तो मेनली क्लीवेज के दौरान इंटरफेज छोटी होती है, क्योंकि इसमें केवल कौन सी फेज पाई जाती है, एस फेज ही पाई जाती है। तो सबसे पहले ये तो हमारा विदलन क्या हो गया, शुरू हो गया, विदलन क्या हो गया, शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं भ्रूण परिवर्धन की सामान्य अवस्थाएं। भ्रूण परिवर्धन की सामान्य अवस्थाएं। भ्रूण परिवर्धन की सामान्य अवस्थाएं। भ्रूण परिवर्धन की सामान्य अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था आती है तूतक, जिसको कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं इसको, मोरूला कहते हैं। सबसे पहली अवस्था को क्या कहा जाता है बताओ, मोरूला कहते हैं। मोरूला क्या है, 8 से 16 कोरक खंड वाला जो भ्रूण है, 8 से 16 कोरक खंड भ्रूण जो है, जिसको ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, ये ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है, मोरूला कहते हैं। तो स्टार्टिंग में बेटा क्या बनता है, मोरूला बनता है। जब 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, 8 से 16 ब्लास्टोमीर जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोरूला कहा जाता है। जिसे 8 से 16 कोशिकाओं का समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये क्या बन गया, ये मोरूला बन गया। क्या बन गया बताओ, ये मोरूला बन गया है। इसमें जोना पेलुसिडा होते हैं और अंदर जो होता है ना, इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये क्या है बेटा, ब्लास्टोमियर्स हैं। जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स मिल जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला। मोरूला की जो परिवर्धन अवस्था होती है ना, वो सहतूत के फल जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको मोरूला कहते हैं। मोरूला क्यों कहते हैं, इसकी परिवर्धन अवस्था सहतूत के फल जैसी दिखाई देती है। परिवर्धन अवस्था, परिवर्धन अवस्था सहतूत के, सहतूत मलबेरी सहतूत के समान दिखाई देती है, सहतूत के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको मोरूला कहते हैं। इसलिए इसे मोरूला कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोरूला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मोरूला के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, मोरूला के बाद दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं, अब बनती है कोरक पुट्टी। क्या बनती है, कोरक पुट्टी बनती है। मोरूला के बाद जब क्या बनी, कोरक पुट्टी। कोरक पुट्टी को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है। क्या है कोरक पुट्टी, तूतक में लगातार विभाजन जारी होता है। 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बन गया, मोरूला कह दिया। इस मोरूला में लगातार विभाजन जारी रहता है। जैसे जैसे ये यूट्रस की ओर बढ़ता है, गर्भाशय की ओर बढ़ता है, कोरक पुट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। और ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो बाहरी परत में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें पोषकोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषकोरक कहते हैं। तो जैसे अपन बात करें, ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। यार तूतक में लगातार विभाजन जारी होता है, तूतक में लगातार विभाजन क्या होता है, जारी होता है। सेल की संख्या बढ़ती रहती है, यार सेल की संख्या बढ़ती रहती है। और इसके ये तो बन गई ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर क्या जमा हो जाते हैं, यार ये चारों ओर जो आकर के इसके कोरक खंड जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं, कोरक खंड जमा हो जाते हैं, ब्लास्टोमियर्स जमा हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स बाहरी परत में उपस्थित हो जाते हैं। इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इनको, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। और बाद में बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस संरचना को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको बताओ, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो याद रखना, मोरूला में लगातार
विभाजन जारी रहता है, लगातार विभाजन जारी रहेगा, फिर ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यूट्रस की ओर बढ़ता है, ये यूट्रस की ओर बढ़ता है, गर्भाशय की ओर बढ़ता है, गर्भाशय की ओर बढ़ेगा तो कोरक पुट्टी के रूप में विकसित होगा। कोरक पुट्टी जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या हो जाता है बेटा, ये विकसित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है। और कोरक पुट्टी में कोरक खंड, कोरक पुट्टी बनने के बाद कोरक खंड जो होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंड जो होते हैं, ये कोरक खंड, कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी सतह पर व्यवस्थित हो जाते हैं, बाहरी सतह पर क्या हो जाते हैं बेटा, व्यवस्थित हो जाते हैं। और बाहरी सतह पर जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो उन्हें पोषकोरक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पोषकोरक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पोषकोरक के नाम से जाना जाता है, या इनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं ये सेल्स के भीतरी समूह इनर सेल मास से जुड़े रहते हैं। पोषकोरक जो सेल्स के भीतरी समूह होते हैं जो पोषकोरक से जुड़े रहते हैं उनको कहा जाता है इनर सेल मास। क्या कहते हैं इनको, देखो इनर सेल मास। ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, ये सेल के आंतरिक भाग से जुड़े रहते हैं, इनको कहा जाता है इनर सेल मास। क्या कहते हैं इसको, इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, इनर सेल मास कहते हैं, या इसको कहा जाता है आंतरिक कोशिका समूह। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक कोशिका समूह कहते हैं। क्या कहा जाता है, आंतरिक कोशिका समूह कहते हैं। तो सेल्स के भीतरी समूह, सेल्स के भीतरी समूह जो कि किससे जुड़े रहते हैं, याद रखना, जो किससे जुड़े रहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े रहते हैं। पोषकोरक, ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े रहते हैं, पोषकोरक से जुड़े रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतर कोशिका समूह कहा जाता है, या इसको इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इनर सेल मास के नाम से जानते हैं, अंतर कोशिका समूह के नाम से जानते हैं। इस इनर सेल मास के अंदर याद रखना स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल वह मूलभूत कोशिका है जिसमें अन्य ऊतक एवं अंगों को बनाने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टेम सेल्स कहा जाता है। स्टेम सेल्स में सभी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, सभी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अभी ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, नॉर्मली पूछ लिया, जनरल साइंस में पूछ लिया था ये क्वेश्चन। टिश्यूज को उत्पन्न करने की क्षमता उपस्थित होती है, उसको क्या कहते हैं बताओ, स्टेम सेल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहा जाता है। और कोरक पुटी अवस्था की जो गुहा होती है ना, उसको कहते हैं ब्लास्टोसील। कोरक पुटी जो अवस्था बनी, कोरक पुटी अवस्था की जो गुहा होती है, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी जो गुहा होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, ब्लास्टोसील कहते हैं। तो कोरक पुट्टी की जो अवस्था गुहा है उसको क्या कहते हैं बताओ, ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। पोषकोरक जो स्तर होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है, वो अब क्या होगी, गर्भाशय के अंतः स्तर जो होता है, यूट्रस के अंदर दोस्तों 3 लेयर पाई जाती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। भ्रूण का जो रोपण होता है ना, वो याद रखना ब्लास्टुला फेज में होता है। इससे अगली वाली अवस्था ब्लास्टुला आती है, ब्लास्टुला फेज में होता है।
और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उससे जाकर के क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है और अंतरकोश का समूह भ्रूण के रूप में फिर क्या हो जाता है, अलग अलग रूप से विभेदित हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या होता है, जो पोष कोरक समूह है इसको ट्रोफोब्लास्ट स्तर कहते हैं। पोष कोरक जो स्तर है इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्या कहते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाती है। गर्भाशय अंतः स्तर, यूट्रस, यूट्रस एंड्रोमिट्रियम लेयर गर्भाशयी अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्भाशयी अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है। और गर्भाशय अंतः स्तर से जब संलग्न हो जाता है तो संलग्न होने के बाद अंतरकोश का समूह भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है, विभेदित हो जाता है। जो इनर सेल मास है वो किसके रूप में विभेदित हो जाता है, भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। किसके रूप में विभेदित होता है, तो याद रखना भ्रूण के रूप में डिफरेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो के रूप में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो फिर बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। कौन सी बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे अपन बात करें कि ये को ब्लास्टोसिस्ट है, याद रखना एक ब्लास्टोसिस्ट बना रहे अपन, ब्लास्टोसिस्ट। इस अवस्था में ही भ्रूण का रोपण होता है या ब्लास्टुला अवस्था में होता है, एक ही बात है याद रखना। ये अंदर जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बाहर की ओर तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, बाहर की ओर तो क्या है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर पाई जाती है। इसको तो अपन क्या कहते हैं बताओ, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। अब क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, इनर सेल मास होगा। क्या होगा, इनर सेल मास होगा। ये आंतरिक कोश का समूह है। ये क्या है, ये आंतरिक कोश का समूह है। इसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहा जाता है। ये पूरी क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, कैविटी है। ब्लास्टोसिस्ट इसको गुहा कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट गुहा कहते हैं। ऊपर से क्या है, लेयर होती है, याद रखना। ऊपर से क्या होती है, लेयर होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी पाई जाती है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फेज हमारी बन चुकी है और ब्लास्टुला अवस्था में ही याद रखना भ्रूण का अंतर रोपण होता है। ब्लास्टुला अवस्था में ही भ्रूण का रोपण होता है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का क्या होता है, रोपण होता है। अब क्या होगा दोस्तों, अंतर रोपण होने के बाद क्या होता है, क्या हो गया, अंतर रोपण हो गया। इस क्रिया को बोलते हैं, भ्रूण जब गर्भाशय से चिपक जाता है तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। क्या होता है इम्प्लांटेशन में, पोषकोरक स्तर के गर्भाशय अंत स्तर से संलग्न के बाद जब ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है ये गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाती है, और जब गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाती तो उसके बाद पोषकोरक स्तर के द्वारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर के द्वारा एक सीक्रेशन निकलता है, एंजाइम्स का स्राव होता है। क्या होता है, एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, एंजाइम्स का स्राव होता है। और इस एंजाइम की हेल्प से कोरक पुट्टी गर्भाशय एंडोमेट्रियम में क्या हो जाती है, अंतः स्थापित हो जाती है। एंजाइम का स्राव होता है और इस एंजाइम की हेल्प से ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुलाई की बात है, वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में जाकर के
धस जाती है, एंडोमेट्रियम परत पर अंतः स्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतः स्थापित हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, जो गर्भाशय कोशिकाएं हैं, यूट्रस सेल्स होती हैं, वो तेजी से विभक्त होती हैं। फिर क्या होता है, जो यूट्रस सेल्स होती हैं, वो यूट्रस सेल्स तेजी से विभाजित होना प्रारंभ कर देती हैं, विभाजित होती हैं। और जो इनर सेल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जो इसका अंतरकोश का समूह है और गर्भाशय ऊतक हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरडिजिनेशन प्रारंभ हो जाता है, जिससे प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। तो गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के कोरक पुट्टी को ढक लेती हैं, कोरक पुट्टी को ढक लेती हैं, ब्लास्टोसिस्ट को आवृत कर लेती हैं, आवृत कर लेती हैं, यानी इसको कवर कर लेती हैं। चारों ओर से गर्भाशय सेल्स क्या हो जाएंगी, इसकी इकट्ठी हो जाएंगी। और फिर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका अंतररोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी को अपन क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं, या इसी को अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं इसको बेटा? इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसका मतलब है कि सगर्भता हो चुकी है, इसी को अपन प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, सगर्भता के नाम से जानते हैं। तो कोरक पुट्टी का निर्माण हो गया, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण का रोपण हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? सगर्भता कहते हैं, प्रेगनेंसी कहा जाता है। कोरक पुट्टी का जो अंतर रोपण होता है, वो निषेचन के लगभग 7 दिन बाद प्रारंभ होता है। याद रखना, अंतर रोपण जो होता है ना, ये निषेचन के फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 डेज बाद प्रारंभ होता है। 7 दिन बाद क्या होता है? याद रखना, प्रारंभ होता है। और निषेचन के 12वें दिन तक क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। निषेचन के 12वें दिन तक क्या हो जाता है? ये पूर्ण हो जाता है। 12 जो डेज होते हैं लगभग पूर्ण हो जाता है। कहां पर? गर्भाशय में। कहां पर हो जाता है ये? गर्भाशय में। तो एक प्रश्न आ जाता है कि भ्रूण का रोपण कहां होता है, इम्प्लांटेशन कहां होता है? तो भ्रूण का रोपण कहां पर होगा? यूट्रस में होगा, याद रखना। अब क्या होगा, जो पारदर्शी अंडावरण है, जो जोना पेलुसिडा होता है ना, वो बाह्य सगर्भता को रोकती है। बाह्य सगर्भता का मतलब होता है कोरक पुट्टी का गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रोपण नहीं हो। देखो, भ्रूण जो है वो गर्भाशय में जाके लगना चाहिए। उस गर्भाशय के अलावा कहीं अन्य स्थान पर चिपक गया तो बाद में उसका फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? पारदर्शी अंडावरण या जोना पेलुसिडा झिल्ली करती है। तो पारदर्शी अंडावरण जो आवरण पाया जाता है, पारदर्शी अंडावरण जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं बेटा? जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये अंडावरण क्या काम करता है? तो अंडावरण बाह्य सगर्भता को रोकता है। बाह्य सगर्भता जिसको इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहा जाता है इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है बाह्य सगर्भता को रोकती है। ये बाह्य सगर्भता का मतलब होता है कि भ्रूण गर्भाशय में ही जाके लगे, अन्य स्थान पर नहीं लगे। कोरक पुट्टी का गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रोपण नहीं हो, उसको रोकने का काम कौन करता है? पारदर्शी अंडावरण के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोरक पुट्टी जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो कोरक पुट्टी का गर्भाशय के अलावा, कोरक पुट्टी का गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर इम्प्लांटेशन को रोकना। इम्प्लांटेशन रोकना क्या कहलाता है बताओ? बाह्य सगर्भता कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब क्या होगा, तो ब्लास्टूला अवस्था कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली जो अवस्था आती है वो आती है गैस्ट्रूला। कौन सी अवस्था आती है? गैस्ट्रूला अवस्था आती है।
अगली जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है बताओ, गैस्ट्रूल अवस्था आती है। और गैस्ट्रूला बनने की क्रिया गैस्ट्रूलेशन कहलाती है। कोरक पुटी से गैस्ट्रूला बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रूलेशन। क्या कहते हैं, गैस्ट्रूलेशन के नाम से जानते हैं। तो यदि हम बात करें कि कोरक पुटी क्या है, कोरक पुटी जिसको कहा जाता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट से अगला जो स्टेप आता है इसको कहते हैं गैस्ट्रूला। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रूलेशन के नाम से जानते हैं। और गैस्ट्रूलेशन में क्या होता है, गैस्ट्रूलेशन में जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो भ्रूण में कुछ निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए गति करती हैं, जिनको कहा जाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, या इनको संरचनात्मक विकास गति के नाम से भी जाना जाता है। तो गैस्ट्रूलेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें गैस्ट्रूलेशन की बात करें तो गैस्ट्रूलेशन में क्या होगा, गैस्ट्रूलेशन में क्या होगा, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं जिनको कोरक खंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरक खंड कहा जाता है। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं कोरक खंड, ये भ्रूण में एम्ब्रियो में निश्चित स्थान तक, भ्रूण में निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए, निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए क्या करता है, मूवमेंट्स करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। और इन गति को कहते हैं संरचनात्मक विकास गतियां। क्या कहा जाता है इनको, संरचनात्मक विकास गतियां कहा जाता है। ये संरचनात्मक विकास गतियां, यहां केवल अपन को इतना याद रखना है, ये संरचनात्मक विकास गति बीएससी का पार्ट है, जो कि सेकंड ग्रेड में अलग से अपन बात करते हैं उसके बारे में। तो संरचनात्मक विकास गतियां क्या क्या होती हैं भ्रूण के अंदर, वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आता है। यहां हमें इतना ही याद रखना है कि ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो भ्रूण में निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए एक गति करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक विकास गति कहते हैं, या इनको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। जब गैस्ट्रूलेशन जब हो जाता है तो गैस्ट्रूलेशन द्वारा ब्लास्टोमियर्स का डिफरेंशिएशन होता है। और जब ब्लास्टोमियर्स का डिफरेंशिएशन होता है तो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग जनन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम बात करें आगे कि गैस्ट्रूलेशन द्वारा क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स का डिफरेंशिएशन होगा, ब्लास्टोमियर्स का विभेदन क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, विभेदन क्रिया, जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म्स लेयर, 3 जर्म्स लेयर्स, 3 जर्म्स लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं, तो याद रखना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा बताओ भ्रूण का रोपण किस अवस्था में होता है, तो ब्लास्टूल अवस्था में होगा। प्रश्न आता है विदलन की शुरुआत में जो स्टार्टिंग में अवस्था बनती है उसको क्या कहते हैं, तो मोरूला कहते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस क्रिया होती है, वो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो किस फेज में होता है, तो याद रखना गैस्ट्रूलेशन में होता है। अंगों का निर्माण किस अवस्था में होगा, तो अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है जर्म लेयर से, और जर्म लेयर फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रूलेशन में। गैस्ट्रूलेशन का मतलब होता है ब्लास्टोमियर्स की डिफरेंशिएशन के द्वारा 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, गैस्ट्रूलेशन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड गैस्ट्रूलेशन। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रूला भवन की क्रिया भी इसको कहते हैं। तो बाह्य त्वचा इसको बोलते हैं मध्य जनन स्तर, और इसको बोलते हैं अंतः जनन स्तर के नाम से इसको जाना जाता है। और इन तीनों से याद रखना,
गैस्ट्रुलेशन जब हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन अब हो गया, अब गैस्ट्रुलेशन के पश्चात अंगों का निर्माण प्रारंभ होगा। शिशु के अंदर क्या बन जाते हैं अब, और भ्रूण के अंदर क्या बन जाता है, तो अंग विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अंग विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो मैं बताऊंगा आगे कि कौन से महीने में कौन से अंग का निर्माण होता है। जनरली अपन क्या क्या पढ़ना है वो अपन बात करेंगे। इसको कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। यानी भ्रूण के अंदर अंग निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जब भ्रूण के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है तो इसका मतलब क्रियाशील अवस्था धारण हो जाती है, भ्रूण एक्टिव हो जाता है और लगभग 3 महीने के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। इसको एक्टिव स्टेज कहते हैं। हार्ट तो पहले महीने के अंत में ही बन जाता है, बाकी धीरे धीरे ऑर्गन्स का निर्माण भी हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा आपको एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। अपन जो अलग अलग पढ़ते हैं ना कि हार्ट का निर्माण किससे होता है, ब्रेन का निर्माण किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है, किडनी किससे बनती है, एपिडर्मिस किससे बनती है, आंखों की पलकें किससे बनती हैं, तो ये सारी कोई ना कोई किसी न किसी परत से ही इनका निर्माण होता है। फिर क्या होता है, जो क्रियाशील अवस्था धारण हो जाती है तो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद और गैस्ट्रुलेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया। फिर जब इम्प्लांटेशन होता है तो इनर सेल मास जो होता है भ्रूण का वो 2 लेयर में विभेदित होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बीच में जो बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। और मेसोडर्म से ही सभी ऊतक और अंगों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे ऊतक और अंग निर्माण होता है, ऊतक तथा अंग निर्माण होता है। टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, ये गैस्ट्रुलेशन की वजह से होता है। याद रखना, गैस्ट्रुलेशन के समय भ्रूण जो होता है ना वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करता है। एक प्रश्न आता है कि किस क्रिया में भ्रूण सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करता है, तो नोट लगा के लिख रहा हूं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान भ्रूण एम्ब्रियो सर्वाधिक ऑक्सीजन का यूज करता है, क्योंकि मेनली जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो स्ट्रक्चर बनती हैं ये याद रखना किस में बनती हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही बनती हैं। तो ये मेथड था दोस्तों हमारा फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज, निषेचन एवं विदलन क्रिया। निषेचन हो गया, निषेचन के बाद विदलन, विदलन का मतलब होता है भ्रूण का बढ़ना, विकास होना। हम कहते हैं ना कि भाई प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रेग्नेंट का मतलब है कि प्रेगनेंसी से पहले तो जायगोट बना, और जायगोट में जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, तो उसको कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स से जो भ्रूण बनता है उसको तूतक कहा जाता है, मोरूला कहते हैं। फिर मोरूला में लगातार डिवाइडेशन जारी रहता है, धीरे धीरे यूट्रस की ओर बढ़ता है, कोरक पुट्टी बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर इकट्ठी हो जाती हैं, और ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास से जुड़ करके धीरे धीरे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस पर जाकर के भ्रूण क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। रोपण के बाद क्या होगा, जो भ्रूण का इनर सेल मास है और जो गर्भाशय के टिश्यू हैं ये दोनों आपस में इंटरडिजिनेट हो जाते हैं, उंगली युक्त संरचनाएं बन जाती हैं, जिसको कोरियोनिक ब्लाई कहते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा। जिसे जरायु अंकुरक कहा जाता है और उसी से प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मां के गर्भ से क्या काम करता है, एक तंतुनुमा संरचनाओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, नाभि रज्जु कहते हैं, जिसके माध्यम से भ्रूण को ऑक्सीजन, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबकी सप्लाई होती है, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वो सारे प्लेसेंटा के माध्यम से ही आते हैं। ये अपन बातें और पढ़ेंगे। अभी इसका एक पार्ट और मैं आपको बताऊंगा जिसमें अपन जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जैसे इंप्लांटेशन हो जाता है तो यूट्राइन सेल्स तेजी से विभक्त होती हैं, कोरक पुट्टी को ढक लेती हैं, जिसके फलस्वरूप अंत स्तर में या गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें वो अंत स्थापित हो जाता है। उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भावस्था धारण हो चुकी है। और गर्भावस्था धारण के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद में मैंने बताया आपको गैस्ट्रुलेशन होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर्स बनेंगी। इनसे अलग अलग
इनसे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन्स का निर्माण होता है, किस किस का निर्माण होता है, ये टॉपिक आता है हमारे ग्रेजुएट लेवल पर बीएससी में, जिसको बोलते हैं फैट मैथ्स या फ्यूचर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। जनन स्तरों का भविष्य क्या है, कौन से जनन स्तर से किस अंग का निर्माण होता है, किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं फैट मैथ्स, जो कि अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि बीएससी के अंदर आता है। तो फैट मैथ्स वाले टॉपिक में इसमें अपन बात करते हैं कि कौन सी लेयर से किस ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनता है, निर्माण होता है। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, इसको न्यूरुला भी कहते हैं, और एक क्रियाशील अवस्था धारण हो जाती है। मैक्सिमम ऑक्सीजन का यूज गैस्ट्रुलेशन के अंदर ही होता है। तो ये बात हुई थी दोस्तों हमारी, इसको अपन कह सकते हैं क्लीवेज मेथड, और फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर धीरे धीरे शिशु का विकास होगा, अलग अलग महीनों में अलग अलग अंग बनेंगे, वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक क्लास के अंदर। फिर 9 महीने के बाद शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। इस बीच में एक महिला को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपके 12th क्लास में एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको कहते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। इसका मतलब यह है, जननात्मक स्वास्थ्य चैप्टर भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो सभी के काम का है। उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, उसका मतलब वो चैप्टर हमसे ये कहता है कि हमें यौन शिक्षा के बारे में थोड़ा मालूम होना जरूरी है, महिलाओं को मासिक चक्र से संबंधित बातें पता होना जरूरी है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था से संबंधित बातें पता होना जरूरी है। एक पुरुष को भी, पुरुष और महिला साथी जब संभोग क्रिया करते हैं, यदि वो बच्चा चाहते हैं, यदि वो गर्भ धारण करना चाहते हैं तो क्या अपनाएं, गर्भ धारण नहीं करना चाहें तो क्या अपनाएं, निषेच अवधि क्या होती है, एक तरीके से नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है, आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसी दंपत्ति जो शिशु जन्म चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, उसको अपन कहते हैं एक तरीके से जो ऐसी सारी रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी काम में लाई जाती हैं, जिनको हम टेस्ट टू बेबी के नाम से जानते हैं, आईवीएफ कहते हैं। एक इसमें और भी अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर गिफ्ट पढ़ेंगे, ZIFT, GIFT, ये टेक्निक क्या होती है, AI टेक्निक क्या होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, टेस्ट टू बेबी टेक्निक क्या होती है, ऐसी चीजें भी उनके लिए काम में आती हैं। तो एक जननात्मक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि महिला और पुरुष को या फिर यौन अवस्था का हमें पता होना जरूरी है, यौन शिक्षा मिलना जरूरी है, क्योंकि कई सारे बीमारियां भी ऐसी होती हैं, रोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम साफ साफ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं एक समाज स्तर पर हमें पर्दे के अंदर रखती है, तो हम शर्मते हैं, हमें पता नहीं होता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोग्राम चलाती है, टीवी पर ऐड देती है। वो सब क्यों देती है, ताकि जनता जागरूक हो। महिला पुरुष बच्चे वगैरह हैं जो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तो किशोर अवस्था में आने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, उनके बारे में भी किशोर अवस्था के बालक को पता होना जरूरी है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो तमाम बातों के बारे में चर्चा अपन एक चैप्टर के अंदर और करेंगे, जिसका नाम है जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जिनको रतिज रोग कहा जाता है, और टेस्ट टू बेबी टेक्निक वगैरह है। इसके अलावा गर्भपात को रोकने के तरीके हैं, गर्भपात की गोलियां क्या होती हैं, OCP वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में अपन जो बचा हुआ पार्ट है वो एक क्लास के अंदर और बात करने वाले हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो ये हमारा निषेचन और क्लीवेज वाला मेथड दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।